क्लासेस में मैं थोड़ा सा इसे आपके लिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए इसके ऊपर ज़्यादा जल्दी ले चलता हूँ आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, गाउस नियम की उत्पत्ति के लिए आप लोग सबसे पहले ये देखिए गाउस नियम लगता कहाँ पर है, ठीक है ना। गाउस का नियम लगेगा कहाँ, किसी बंद पृष्ठ के लिए। तो हमें कोई ना कोई अपनी आकार में कोई ना कोई शेप ऐसा चाहिए जो कैसा होना चाहिए। बेटा रफ में लिखना है सब लोग, ठीक बेटा। चिराग रफ में लिखना है, ठीक है ना। सभी लोग रफ में वर्क करेंगे, कोई भी फेयरली नहीं करेगा, सब रफ वर्क करेंगे इसमें। तो हम लोग गाउस नियम की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो गाउस नियम की उत्पत्ति करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गाउसियन पृष्ठ कैसा होता है, एक बंद पृष्ठ, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ। अच्छा, तो हम लोग अब कोई सा भी बंद पृष्ठ ले सकते हैं, घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार, ठीक है, या गोलाकार। हम लोग एक गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, एक गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। बेटा एक बार हैंड रेज करके दिखा दीजिए प्लीज़, जिससे मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ कंप्लीटली कनेक्ट हो चुका हूँ। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो अब देख सकते हो आप लोग मैंने क्या बनाया है, एक गोलाकार बंद पृष्ठ बनाया है, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर मैंने बिंदु O पर, बिंदु O इसका केंद्र बिंदु है, बिंदु O क्या है, इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु पर एक स्थिर आवेश Q ले लिया, ठीक है। इस बिंदु O पर, इस केंद्र बिंदु O पर मैंने कैसा आवेश ले लिया, एक स्थिर आवेश Q ले लिया, ठीक है। अब इस आवेश की वजह से एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। सभी बच्चे सुन रहे हैं मुझे ऑनलाइन? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पे, इस आवेश की वजह से जो बिंदु स्थिर आवेश है उसकी वजह से क्षेत्र कहाँ बनेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर या बाहर की ओर, बताइए। एक स्थिर धनावेश विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी स्थिर आवेश की वजह से वो अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, त्रिज्यीय रूप से, ठीक है। हाँ बेटा, कल वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कल वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था। अब इस क्वेश्चन पे इस बात करिए, कल की बातें छोड़िए, अभी कल की बातें मैं लास्ट में टाइम बच्चे का कर लेंगे। जरा इस पे बात बताइए, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो किधर होगी, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर। देखिए क्यों, क्योंकि परीक्षण आवेश अगर यहाँ से लाओगे तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। परीक्षण आवेश यहाँ से लाओगे तो बाहर दिखाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। समझ में आ गया सबको? विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी कैसी होगी, बाहर की ओर। तो अब देखिए हम लोगों को इस बंद पृष्ठ में जो आवेश है उसमें संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान पता करना है, ठीक है, और वही गाउस के नियम को दिखाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माना इस बंद पृष्ठ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, एक अल्पांश, क्या ले लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या ले लिया, माना। सब लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा बड़ा करके और दिखा देता हूँ। वैसे तो ये अल्पांश लिया है, इसका एकांक भाग सबको दिखाई दे दिया। ये क्या है बेटा आप सबके लिए, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश। ब्रैकेट में अगर अल्पांश क्षेत्रफल सदिश को दिखाओगे तो किससे दिखाओगे, ds से, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश या पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे दिखाया जाता है। तो अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो गया, ds हो गया, इसका अल्प भाग हो गया। सब बच्चे यहाँ तक समझ गए? अब हमने क्या किया है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी सबको? मैसेज करके बताइए जरा, लिखिए आप लोग, कमेंट कीजिए, ठीक है दीपिका, ठीक बेटा, ओके बेटा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना? ठीक बेटा, मनोज, अलका, गजेंद्र, थैंक यू। अब देखिए आगे देखिए सब बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने क्या मान लिया, इसकी बंद पृष्ठ की सतह पर क्या ले लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds ले लिया। अच्छा, यहाँ से
इस मानो बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी बेटा, r। बंद पृष्ठ की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, r। ठीक है, बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो कितनी, r। तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, r। आपको समझ में आ गया। तो माना अगर क्षेत्रफल सदिश जो है उसकी और केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, r, क्योंकि वो त्रिज्या के बराबर होगी। ये वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, गोलाकार आकृति क्या हो गई, वृत्त हो गई, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r। तो ये दूरी भी कितनी हो गई, r। तो अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले लिखना शुरू कीजिए बेटा, आप लोग सभी मेरे साथ, सभी बच्चे कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब लोग करिए। माना एक बंद पृष्ठ जिसका केंद्र O है। ठीक है, आपने क्या लिया है, बंद पृष्ठ लिया है। समझ में आ गया सबको, सब लोग कॉपी करिए मेरे साथ। माना एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसका केंद्र क्या है, O। उस केंद्र O पर एक स्थिर आवेश Q लिया गया है, ठीक है बेटा। आप लोग सभी रफ मेरे साथ कॉपी कर लीजिए, जिससे आपको मैं आगे चलूँ तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, हम लोगों ने एक स्थिर आवेश क्या ले लिया, Q ले लिया। कहाँ पर ले लिया, इस बिंदु O पर, केंद्र बिंदु O पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब इस प्लस Q आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा क्या वो एक समान होगा या असमान होगा, एक समान। कैसा बनेगा, एक समान। सभी बच्चे सुन रहे हैं, इस प्लस Q आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, एक तो वो सभी दिशाओं में बनेगा समान रूप से। भाई यहाँ से आएगा तो इधर निकलेगा, सब तरफ से बाहर निकलेगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। कैसी होगी, एक समान रूप से होगी। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इधर से भी जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो माना इधर से ई वेक्टर रखी गई है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की हो गई, कैसे हो गई, त्रिज्यीय रूप से बाहर, त्रिज्यीय रूप से बाहर। सब लोग देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो गई, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी विद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, इधर से भी निकल रहा होगा, सब तरह से बन रहा है। अब यहाँ से एक बात आती है कि क्षेत्रफल सदिश जो लिया है इसका अभिलंब सदिश भी लंबवत होता है। सब बच्चे सुनिए, आपने जो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश लिया है, क्या लिया है, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, इसकी अभिलंब सदिश कहाँ होगा, लंबवत होगा। तो ये हो गया आपके लिए पूरा क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश। इसके अभिलंब में अगर देखा जाए अभिलंब क्षेत्रफल सदिश, वो भी क्या होगा, समान होगा, इसी दिशा में होगा। तो ये क्या हो गया, ds वेक्टर। और ये ds वेक्टर क्या है बेटा, अभिलंब क्षेत्रफल सदिश, इसकी लंबवत दिशा में अभिलंब क्षेत्रफल सदिश। बेटा रिपीट ना करना पड़े इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको पहले ही समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। इस Q आवेश की वजह से सब लोग देखिए, इस प्लस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, उसकी दिशा होगी, वो तो सब तरफ से निकलेगा, लेकिन अभिलंब क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसी दिशा में होगा, क्योंकि उसकी लंबवत दिशा हो गई। ठीक है, अब यहाँ से अब आप देखिए, हमें बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है। अब गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है तो क्या हम लोग गाउस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो गाउस नियम की क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। समझ में आ गया, गाउस नियम की उत्पत्ति करना है, उसे ड्राइव करना है, तो हम लोग यहाँ पे गाउस का नियम यूज़ नहीं कर सकते।
यहाँ पे अब बताओ कि किस तरीके से इसे निकाला जाए। अब देखिए हम लोग इस क्षेत्रफल सदिश के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। तो क्या इस क्षेत्रफल सदिश से भी कोई ना कोई विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा? समझ में आया ना। यहाँ पे भी क्या है, आवेश का मान है, विद्युत क्षेत्र का मान है, तो यहाँ भी इस क्षेत्रफल सदिश से कोई ना कोई फ्लक्स का मान संबद्ध होगा। लेकिन वो फ्लक्स पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा या अल्प होगा? अल्प विद्युत फ्लक्स होगा। तो माना साथ साथ लिख लीजिए बेटा आप लोग सभी, ठीक है। माना ds क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल, ds अल्पांश क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। देखिए सब बच्चे ध्यान दीजिए, प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट ध्यान देगा। हमें इस पूरे पृष्ठ से संबद्ध निकालना है विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? हमें इस पूरे बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, इस पृष्ठ का कितना भाग ले लिया? छोटा सा भाग ले लिया, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का कितना सा भाग लिया है? छोटा सा भाग लिया है। तो इस छोटे से भाग से जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा? अल्पांश होगा। समझ में आ गया? तो वो विद्युत फ्लक्स कितना माना है हम लोगों ने? डेल्टा फाई। कितना मान लिया? विद्युत फ्लक्स कितना है? डेल्टा फाई। ये डेल्टा फाई किससे संबद्ध है? केवल अल्पांश क्षेत्रफल सदिश से संबद्ध है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। सब लोग बच्चे ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। यहाँ तो क्लियर आ रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सब बच्चों से पूछना चाहूँगा, और यहाँ भी बच्चा जो बैठा हुआ है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बोलो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है गाउस नियम के लिए? ठीक है, बोलो। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र से एवं एकांक लंबवत समतल सतह से या कोई सतह से निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं, रेखाएं होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो इस क्षेत्र अल्पांश क्षेत्रफल से इतना विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो इससे निकलने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस फ्लक्स के बराबर होंगी, इसके फ्लक्स के बराबर होंगी। तो डेल्टा फाई क्या हो गया बेटा? ई वेक्टर, या ई लिख दीजिए आप, ठीक है ना, अदिश रूप में। ई बीच में मल्टीप्लाई किससे होगा? डी एस वैक्टर से। क्या मैं एस वैक्टर लूँ क्या? अच्छा बताइए, क्या मुझे एस वैक्टर लेना चाहिए केवल अल्पांश विद्युत फ्लक्स के लिए? नहीं, क्योंकि अल्पांश विद्युत फ्लक्स किससे संबद्ध है? किससे कनेक्ट है? अल्पांश क्षेत्रफल से। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में डी एस, और दोनों के मध्य का कोण कितना हो गया? कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है जरा ध्यान से देखिए, डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये कौन सी वैल्यू है? अल्पांश विद्युत फ्लक्स की वैल्यू है, जो कहाँ से निकल रहा है? केवल इस अल्पांश क्षेत्रफल सदिश से। समझ में आ गया? इस क्षेत्रफल सदिश से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सब लोग बच्चे बताइए, जरा कमेंट कीजिए, कॉस थीटा वैल्यू कितनी होगी? 0, 1, या कॉस थीटा का क्या एंगल रखा जाएगा? 90। बच्चे बताइए जरा, कमेंट लिख दीजिए जरा। 0 डिग्री, सही, बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन कॉस 0 डिग्री क्यों होगा? डेल्टा फाई कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ई और ई एवं डी एस कैसे है? समांतर और समान दिशा में। समझ में आ गया? आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है, समान दिशा में है। समझ में आ गया? हम लोगों ने कॉस थीटा 0 डिग्री क्यों लिया है?
क्योंकि ई और डी एस के बीच में जो डिग्री कोण बना हुआ है वो समान दिशा में होने की वजह से कितना बन रहा है 0 डिग्री। यहाँ देख लीजिए आप सब लोग, ठीक है, सब लोगों को डायग्राम में देख लीजिए, जिस रेखा पर ई वेक्टर है उसी रेखा पर क्या है डी एस वेक्टर, यानी कि एक ही रेखा पर होने की वजह से इनका बीच का कोण कितना है 0 डिग्री। क्या 180 डिग्री रखा जाएगा? आप सब बच्चे बताइए, क्या 180 डिग्री रख सकता हूँ क्या? नहीं रखा जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं कैसी हैं? समान है। अगर ये दिशाएं अपोजिट होती तो 180 रखा जाता। तो अभी cos 0 की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डी एस cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1। तो cos 0 डिग्री हो जाने पर, यानी cos 0 डिग्री होने पे वैल्यू हो जाएगी 1। तो वैल्यू या रिमेनिंग पार्ट ऑफ वैल्यू क्या बचेगा ई डी एस। समझ में आ गया? सब बच्चे देखिए ध्यान से, cos 0 डिग्री 1, तो बचा हुआ क्या है डेल्टा फाई कितना होगा ई डी एस के बराबर होगा। समझ में आ गया? ई वेक्टर, ई क्या है यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र जो सारे पृष्ठ के लिए बराबर होगा, और डी एस ये केवल अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश लिया गया है। तो आप लोग जरा कॉपी कर लीजिए बेटा, मैं ऊपर जाऊंगा रफ करूंगा ऐसे, सब बच्चे कॉपी करिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सब बच्चे कॉपी करिए और हैंड रेज करके मुझे बताइए। ठीक बेटा, कर लिया सर। निक्की, ओके निक्की। दीपिका हो गया, मनोज कुमार हो गया सर। ठीक बेटा। नितिन ओके बेटा। गजेंद्र, दुर्गेश, नकुल, शशांक, सब लोग बच्चे लिख रहे हैं हो गया सर। ठीक है, आपका भी हो गया दोनों का। अब जरा बेटा ऊपर देखना ध्यान से, मैं ऊपर वाली चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। तो अब आप लोग ऊपर देखिए, ये जो विद्युत फ्लक्स निकाला हुआ है ये अल्पांश विद्युत फ्लक्स है, जो किससे संबद्ध है अल्पांश क्षेत्रफल सदिश से। हमें किससे निकालना है? पूरे काल्पनिक पृष्ठ से। ठीक है, हमें इस बंद पूरे काल्पनिक पृष्ठ से निकालना है। तो संपूर्ण, आप लोग लिख सकते हैं मेरे साथ, संपूर्ण बंद काल्पनिक पृष्ठ से, संपूर्ण बंद काल्पनिक पृष्ठ से, आप सब लोग कॉपी कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे दीपिका, सही कह रहे हो, इंटीग्रेशन होगा यहाँ से। ठीक है ना, संपूर्ण बंद काल्पनिक पृष्ठ से समाकलन करेंगे। ठीक बेटा, तो संपूर्ण बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। अच्छा, आपको अल्पांश मान पता है और पूर्ण मान निकालना है, तो आप क्या करते हो? इंटीग्रल अर्थात समाकलन। और पूर्ण मान पता होता है, अल्पांश वैल्यू निकालनी होती है तो अवकलन करते हो, आप उल्टा कर देते हो उसका। तो यहाँ पर हमें अल्पांश मान पता है और हमें पूर्ण मान निकालना है, कंप्लीट मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 1 नाम दे दीजिए इसे बेटा, सब लोग इसे कितना, कौन सा नाम देंगे? समीकरण 1। तो समीकरण 1 का क्या कर दोगे आप? समाकलन। सभी बच्चे इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। तो समीकरण 1 का क्या करोगे? समाकलन। सब बच्चे को समझ में आ रहा है ना सबको? तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करोगे तो क्या होगा? अब देखिए, समीकरण 1 का समाकलन करोगे तो डेल्टा फाई का आपको समाकलन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, डेल्टा फाई, यानी कि फाई अगर चाहिए आपको तो डेल्टा फाई का आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। अगर फाई की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा फाई का क्या करना पड़ेगा? आपको समाकलन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? अब बात करेंगे हम लोग आगे। डेल्टा फाई की वैल्यू रख के देखिए आप लोग सब बच्चे, डेल्टा फाई की वैल्यू अगर रखोगे तो क्या हो जाएगी? डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है?
ई डॉट डी एस या ई डी एस, ठीक है। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी एस। अच्छा एक बात बताइए, सब बच्चों से पूछता हूँ, यहाँ पे जो नियत वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, वो डी एस है या ई है? ई है। समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों ने जो कांस्टेंट वैल्यू लेंगे या बाहर जो आ जाएगी, ई को बाहर ले लेंगे तो फाई इक्वल टू ई कहाँ आ गया बेटा, बाहर। सब सही बोला है बच्चों ने, दीपिका, अरविंद, गुड बेटा, सही बता रहे हो आप सब लोग। ई कैसी है, नियत वैल्यू है। ई का मान क्या रखा है, एक समान, यूनिफॉर्म रखा है। यूनिफॉर्म वैल्यू होने की वजह से कैसे हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ई बेटा समाकलन से बाहर आ गया और बचा हुआ समाकलन किसका है, डी एस का। यानी कि हमें अल्पांश क्षेत्रफल सदिश में समाकलन लगाना है या इसमें करना है। अब अल्पांश क्षेत्रफल सदिश में समाकलन करोगे तो पूर्ण क्षेत्रफल आएगा। समझ में आ गया बच्चों को सबको? मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इधर नीचे देखिए आप लोग, सब बच्चे ध्यान दीजिए। अगर देखिए अल्पांश क्षेत्रफल में अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो पूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमें पूर्ण क्षेत्रफल इसका चाहिए। और ये कैसी आकृति है, एक बंद पृष्ठ की आकृति है, गोलाकार बंद पृष्ठ लिया गया है। तो क्या हम लोग अंदर के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अल्पांश क्षेत्रफल लिए गए वो पूर्ण रूप से पृष्ठ पर लिए गए। समझ में आया? जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है वो कहाँ पे लिया गया है, इसके पृष्ठ पर लिया गया है। तो इसका मतलब है पूर्ण क्षेत्रफल जब निकलेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आ गया? आपको समझ में आ गई बात? हम लोगों ने जो अल्पांश क्षेत्रफल सदिश लिया है वो केवल गोले के पृष्ठ पर लिया है। तो हमें गोले का पूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। इसका मतलब है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे के सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताइए सब लोग, कमेंट में जल्दी लिखिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी से बताइए फॉर्मूला लिख के, आपको अगर याद हो मैथमेटिक्स में, पीसीएम के बच्चे हो आप सब लोग। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी लिखिए जिससे मैं आगे करूँ। अब ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गलत है बेटा, 2 पाई बाई आर, ये गलत लिखे रहे हो आप। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? आपने जो बोलता है वो गलत बताया है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी दीपिका, कोई बात नहीं बेटा, आगे ध्यान रखना है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी हो गई, चलिए इंटीग्रल डी एस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, इस वैल्यू को उठा के? तो अब देखिए कंप्लीट फाई यानी कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर किसके हो गया, ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसे समीकरण नंबर 2 नाम देकर उतारिए यहाँ तक जल्दी, मैं आगे चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब जो फाई निकाल लिया वो हमने क्या निकाल लिया, पूर्ण निकाल लिया। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक बात प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, ई वेक्टर का मान या ई का मान, विद्युत क्षेत्र का मान अब हमें नहीं पता, विद्युत क्षेत्र का मान हमें नहीं पता। तो आप सब लोग जल्दी उतारिए इसे। अभी हम विद्युत क्षेत्र हो गया, अरविंद गुड, संदीप, दुर्गेश ठीक बेटा, इफ़ यू हैव डन गुड। दीपिका, इंटीग्रेशन साइन के नीड्स की ज़रूरत, दीपिका जरा दोबारा लिखना बेटा, क्या लिखा था? सब बच्चे ध्यान से देखिए। आकाश गुड, आकाश समझ में आ गया होगा? लव कुश हो गया सर, ठीक बेटा। यही बिल्कुल फेयर करना है आपको, मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया, कोई चीज़ नहीं बाकी है इसमें, बिल्कुल कॉपी करनी है, ठीक है ना। तो पीडीएफ की आप इंतज़ार नहीं करें, पीडीएफ में भी यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल कॉपी करिए इसकी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, ई कैसा है, एक समान,
लेकिन जो ई है विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से बन रहा है, किस आवेश की वजह से बन रहा है, बिंदु आवेश की वजह से। समझ में आ रहा है, सुन रहे सब बच्चे ऑनलाइन। ई जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र। ई यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र, समझ में आ गया। ई यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र, लेकिन किस आवेश की वजह से, स्थिर बिंदु आवेश की वजह से। इसका कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है किसकी वजह से, स्थिर बिंदु आवेश की वजह से, आवेश की वजह से। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो बन रहा है, विद्युत क्षेत्र कई वजह से बन सकता है, आवेशों की अधिकता से बन सकता है, अध्यारोपण सिद्धांत की वजह से बन सकता है, दो आवेशों की उपस्थिति से बन सकता है, लेकिन हमारे पास विद्युत क्षेत्र बन रहा है किसकी वजह से, केवल एक स्थिर आवेश की वजह से। अब जरा इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। ई का जो मान निकलेगा वो निकलेगा KQ/R²। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये कहाँ से निकला। ठीक है, मैं आपको याद दिला दूँ, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 12 पर देख सकते हैं 1.6 टॉपिक। अभी अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 12 पर जाइए, सब लोग खोल के देखिए। चैप्टर नंबर 1 क्लियर है दीपिका, गुड बेटा। पेज नंबर 12 खोलिए और टॉपिक है 1.6, उसे देखिए। उसमें लिख रहा होगा विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, मिल गया। उसमें एक फॉर्मूला लिख रहा होगा लास्ट में, E = KQ/R², ये भी मिल गया आपको। अब इसे मैं ऐसे प्रूफ करके दिखाऊं, आप बताइए सब बच्चे, अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है फॉर्मूला, वैसे आपको मैंने बता दिया कहाँ लिख रहा है ये, ठीक है ना। मिल गया नकुल, नहीं मिला बेटा पेज नंबर 12 खोलो। नकुल पेज नंबर 12 खोल के टॉपिक नंबर 1.6 देखो, साफ लिखा हुआ है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और वो मैं आपको पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ। नकुल मिल गया, ठीक बेटा। आगे चल रहे हैं हम सब लोग, तो ध्यान से देखिए। ई का मान आपको मिल गया। अब ई का मान कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में। ई का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। सब बच्चे अब देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब कमेंट करना बंद करिए, अब सामने देखिए ध्यान से सब बच्चे। तो ई का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 2 में। तो कुल फ्लक्स फाई बराबर, ई की वैल्यू कितनी है, ई × 4πr²। और हम जानते हैं ई हम लोगों ने क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो क्या हो गया, KQ/R², ई = KQ/लाइट। बेटा फोकस आ रहा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसे, ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, नीचे लिख रहा हूँ मैं इसे। फाई बराबर E × 4πr²। तो यहाँ पे अब फोकस नहीं आएगा, देख लो बेटा। ई की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो KQ/R², ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R² × 4πr²। समझ में आ गया सब बच्चों को। आप बताओ जल्दी से, ऑफलाइन जो बैठे हुए हैं, अभी बच्चा बैठा हुआ है उससे मैं पूछ रहा हूँ K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू कितना होता है। वो तो 9 × 10⁹ होता है, मैं तो K का मान पूछ रहा हूँ, उसका वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा। K का वैल्यू, सब लोग बताइए K का मान क्या होता है। कूलाम का नियम याद कीजिए, टॉपिक नंबर 7 कूलाम का नियम, चैप्टर नंबर 1 1785 में कूलाम ने क्या दिया था, F = KQ1। K का मान था, मैं लिख देता हूँ बेटा, 1/4πε0, ठीक है। K का मान ये होता है, ठीक है। सही लिख रहे हो दीपिका, सही है दीपिका, 1/4πε0। तो आप देखिए ध्यान से, K का मान यहाँ से आप देखिए ध्यान से, हम जरा बता देते हैं। कूलाम के नियम में आप सब भूल गए थे, पढ़ के दोबारा रिवाइज करते रहे, जब भी कह रहा हूँ आपसे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नए जितने भी टॉपिक हैं पुराने टॉपिक का इसमें यूज़ होता है। ये किसके नियम से निकल रहा है, कूलाम के नियम से निकला था, ये समानुपाती नियतांक है। तो इसका मान जरा यहाँ पे रख दीजिए, K का मान वैल्यू पुट करिए, इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। तो समीकरण 3 में K का मान रखने पर, समीकरण
3 में k का मान रखने पर, कूलाम का नियम यूज हुआ है ना यहाँ पर, गाउस का नियम है, और टॉपिक देख लेना उसमें लिखा हुआ कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, तो इसका मतलब है गाउस नियम यूज हो, कूलाम का नियम यूज हो रहा है। तो समीकरण 3 में k का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 5, कुल 5, टोटल 5 कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q ऊपर है, नीचे क्या है r², ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 पाई r²। बेटा क्या कट गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, 5 बचा कितना, q/ε0। यही क्या होता है, गाउस का नियम, इसे ही कहते हैं गाउस लॉ। यही पढ़ाया था आपको, गाउस का नियम, ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पर ये और देखा होगा, जरा ध्यान से बेटा, कंफ्यूज मत होना। 5 बराबर समेशन q/ε0। अब मैं आपको एप्सिलॉन क्यों लगा यहाँ पे, समेशन क्यों लगा है, उसका भी रीजन बता दूँ। आप जरा कॉपी करिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए। बेटा हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, टॉपिक इतना ही था, अभी बात कर रहे हैं, चलो इनको क्या है, फिर रेस्ट मिल जाएगा ना, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, फिर इनकी शिकायत अभी कम दूर हो जाएगी। ठीक है, कल के बारे में थोड़ी बात, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो रह गया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 5-10 मिनट और चाहिए मेरे को। हाँ ये तो करो। ठीक बेटा जल्दी लिख लो। सब बच्चे जल्दी उतारिए। गाउस का नियम उत्पत्ति हो गई, क्यों भाई, उत्पत्ति कर ली गाउस के नियम की। और गाउस का नियम क्या कहता है, जरा बोल के बताइए आप सब लोग, बोलिए जरा, कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यही बात लिखाई थी और ये बात हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। मैं कुछ बातें और करूँगा आप सबसे ले, और आप सबको भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस समेशन क्यू का कारण और बता देता हूँ, ठीक है। समेशन क्यू के एक कारण है, हम लोग समेशन क्यू निकालते हैं सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। अब इस जरा गोल पृष्ठ में कल्पना करिए, इस गोल पृष्ठ में जरा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कितना आवेश भरा है, केवल आपके पास टोटल आवेश कितना बेटा, क्यू। आप लोग यहाँ भी कितना मानोगे, 0, सब जगह क्या मानोगे, 0। तो अगर 0 मानोगे तो कुल आवेश की वैल्यू कैसे निकलेगी, q + 0 + 0 + 0, टोटल मिला के क्या आ जाएगा, समेशन q। तो इसका मतलब क्या है, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग कर दिया। इसमें इस आवेश की वैल्यू q है, अन्य आवेशों की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे बीजगणितीय योग करके कुल आवेश का मान क्या निकाला जाएगा, समेशन q। तो याद आ गया, बिंदु O पर ही आपने आवेश दिया है, बिंदु O पर क्या दिया आपने, कुल आवेश, और कुल आवेश को बीजगणितीय योग करके दिखाते हैं, तो कुल आवेश कितना हो गया, समेशन q। क्योंकि गोले में कोई अन्य आवेश उपस्थित है क्या, नहीं है। कोई और आवेश उपस्थित दिख रहा है आपको, नहीं, केवल केंद्र पर एक आवेश दिया गया है। समझ में आया, इसलिए केंद्र पर केवल एक आवेश की वजह से यहाँ पर इसका बीजगणितीय योग कर दिया गया है, और यही है इसके आवेशों का कुल मान, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। दीपिका आप सबसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप सबसे, अब एक बार बताइए, गाउसियन पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या वो पृष्ठ के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। सब लोगों से क्वेश्चन है, मैंने जो इम्पोर्टेंट बिंदु कराए थे शायद आपको याद होगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनिए, नकुल ने आंसर दे दिया नहीं, सही दिया है। सभी बच्चे क्वेश्चन दोबारा सुने, दीपिका, नकुल, संदीप, गजेंद्र, मनोज, सब आंसर सही दे रहे हैं नहीं। मेरा आंसर ये क्वेश्चन ये है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में जो उपस्थित विद्युत फ्लक्स है, क्या वो उसका मान पृष्ठ के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा, अगर निर्भर किस पे करेगा तो आंसर दीजिए, जिस पे निर्भर करेगा उसे आंसर दीजिए। 1 सेकेंड, आवेश के मान पर। सब लोग आंसर दीजिए मुझे, अरविंद, रोहित, दीपिका, आवेश पर, सही है बेटा। अब देखिए ये सब आपने उतार लिया, बेटा मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो पॉज हो गई थी, बंद हो गई थी, तो
चलो ये लोग कनेक्ट हो रहे हैं तब तक तुम अब हेलो तुम जवाब दो। विद्युत फ्लक्स बाहर जा रहा है तो कैसा माना जाएगा? धनात्मक। अंदर आ रहा है तो अंदर बाहर दोनों जा रहा है तो कैसे निकालोगे? बीजगणितीय योग कर दिया जाएगा। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आवेश के मान पे। माध्यम के आने बाद माध्यम पर भी निर्भर करता है। बंद पृष्ठ के अंदर जो माध्यम है उस पर भी, मानो गोले के अंदर मैं पानी भर दूं तो क्या उतना ही बनेगा विद्युत फ्लक्स? नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए माध्यम पे निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? माध्यम की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की। समझ में आ गया? सब बच्चे ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब अगर बंद पृष्ठ को मैं किसी भी तरीके से बना लूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक हो चुका है लेकिन मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपसे कर लेता हूँ जिससे आपका आगे का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखिए। अगर मानो बंद पृष्ठ कुछ इस तरीके से हो, कर रहे हैं बेटा अभी म्यूट आप सबको। सूखा कपड़ा और रख लो, फिर गीला गीला हो जाता, मार्कर नहीं चलता। बोरा भी। सभी बच्चे अपना रिपीट करिए, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, बस 1 मिनट बाद समझा रहा हूँ। जब तक इस टॉपिक को रिपीट करिए, ज़रा ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। जब भी आप लोग कोई टॉपिक कर लिया करें, उसे 5 मिनट या 2 मिनट के लिए रिपीट कर लिया करें हाथ के हाथ। रिपीट करने से वो हमारे माइंड में फीड हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना बेटा, फिक्स मेमोरी एक, इसी तरीके से आपके भी हार्ड डिस्क होगी दिमाग के अंदर, उसमें फीड हो जाएगा अगर रिपीट कर लोगे तुरंत उसे। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपकी क्लास 5-10 मिनट और चलेगी। तो सर कह रहे हैं क्लास को जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो दीपिका, संदीप, गजेंद्र, मनोज, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं ऑनलाइन। तुम दे दो क्वेश्चन को, कोई और भी बताएंगे आंसर, और मुझे लिख करके बताओ एक बार मैसेज। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दो, फिर एक छोटा सा दे दो बेटा। एक न्यूमेरिकल मैं इससे रिलेटेड दे रहा हूँ, तो ये आप लोग सब एक न्यूमेरिकल करके देखिए। करके रखना। ठीक है, सब लोग एक न्यूमेरिकल लिखिए, कॉपी कीजिए, कल करके रखना और मुझे बताना कि इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या आया। मैं आप सबसे एक न्यूमेरिकल पूछूंगा यहाँ पे। न्यूमेरिकल नंबर 2.6, पेज नंबर 32। 2.6 न्यूमेरिकल, पेज नंबर। सब लोग 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ, त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ। सब लोग इस न्यूमेरिकल को कॉपी कीजिए। ये गाउस नियम पर ही आधारित है ये न्यूमेरिकल। ठीक है ना, अभी जो नियम कराया है गाउस का नियम, उसकी उत्पत्ति उस पर ही डिपेंड करता है न्यूमेरिकल। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ। पृष्ठ के केंद्र पर, पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम। बेटा ये माइक्रोकूलम है, कहीं से आप लोग मीटर क्यों समझे, कुछ और समझे। ये क्या है? आवेश का सूक्ष्मतम मान। आवेश का बड़ा मान होता है कूलम, आवेश का न्यूनतम मान होता है माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। ये जो MC लिखा हुआ है ये आपके लिए क्या है? माइक्रोकूलम। आवेश उपस्थित है गोलीय पृष्ठ से संबद्ध, गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 32 पर दे रखा है। न्यूमेरिकल है 2.6, आप किताब में से भी उतार सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। ठीक है, और इसमें एक शर्त और दे रखी है बेटा, वो कंडीशन आपको निकालनी है। शर्त क्या दे रखी है? यदि पृष्ठ की त्रिज्या
यदि पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दोगे तो क्या होगा? पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर, यानी कि दुगना कर दोगे उसे, दोगुनी करने पर विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, फ्लक्स का नया मान क्या होगा वो भी बताइए आप, क्या होगा? ये लीजिए बेटा, ठीक।